शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जीवन की दूसरी पारी। उदित रोज की तरह आज मॉर्निंग वॉक पर निकले और वे अपने विचारों में इस कदर खोए हुए थे कि वे अपनी कॉलोनी से कब बाहर निकल आए और कब मेन रोड पर पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। वे रोड के किनारे के फुटपाथ से उतरकर मेन रोड के किनारे किनारे चलने लगे। उनका ध्यान ना तो गाड़ियों की आवाजाही की ओर था, न उनके हॉर्न की ओर। वे ना जाने कब तक ऐसे ही चलते रहते यदि पीछे से आ रही गाड़ी के लगातार बजते हॉर्न ने उनको खींचकर अपने विचारों की दुनिया से बाहर न निकाल दिया होता। अरे जनाब, सवेरे सवेरे पत्नी से लड़कर घर से निकले हैं क्या? हॉर्न बजाने वाली कार के अंदर से झांकता एक चेहरा उनसे परिहास के स्वर में कह रहा था। उदित अचानक फुटपाथ पर चढ़ जाते हैं। उनकी सांस थोड़ी सी फूल जाती है, मानो वे कई किलोमीटर से दौड़ लगाकर आ रहे हैं। कार वाले व्यक्ति की दृष्टि जैसे ही उदित पर पड़ती है वो चौंक उठता है। अरे उदित, तुम? और उदित अपनी सांसों को थामते हुए उसकी ओर देखते हैं, पर उनके चेहरे पर परिचय के कोई भी चिन्ह ना पाकर वह व्यक्ति कार से बाहर आकर उनकी तरफ बढ़ता हुआ उत्कंठ स्वर में बोलता है, क्या यार उदित, पहचाना नहीं क्या? मैं क्या, तू भी तो बूढ़ा हो गया है और बचपन के दोस्त को नहीं पहचाना? अब उदित उस चेहरे को गौर से देखते हैं। अरे ये तो उनके बचपन का दोस्त हिम्मत सिंह है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे तू! वे अपने चिरपरिचित अंदाज में खुशी से चीख पड़ते हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे से गर्मजोशी से गले मिलते हैं। आखिर क्यों ना मिलते? दोनों की मुलाकात 30-32 वर्षों के बाद जो हो रही थी। अरे यार, जरा धीरे, हार्ट पेशेंट हूं, थोड़ा हंसते हुए उदित बोले। कुछ नहीं होगा, हंसते हुए हिम्मत सिंह ने जवाब दिया। पर ये बता, तू यहाँ नेशनल हाईवे पर कैसे घूम रहा है? हिम्मत सिंह ने पूछा। नेशनल हाईवे पर? उदित बड़बड़ाए और जब अपने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई तो उन्हें भान हुआ कि वास्तव में वे अपने घर से करीब 2 किलोमीटर दूर निकल आए। तभी हिम्मत सिंह ने उन्हें टोका। क्या बात है यार, बताना। कुछ नहीं हेमू, उन्होंने धीरे से कहा। वे हिम्मत सिंह को इसी नाम से पुकारा करते थे। और कोई समय होता तो हेमू अपने पुराने नाम को सुनकर बहुत खुश होते, पर वह उनके चेहरे को देखते हुए अचानक गंभीर हो गया और उनका हाथ पकड़कर बोला, चलो घर चलते हैं। घर? उदित हड़बड़ा जाते हैं, मानो चोरी पकड़ ली गई हो। मैं तेरे घर नहीं, अपने घर चलने की बात कर रहा हूं। हेमू ने मानो उन्हें बचा लिया। फिर कभी यार, आज नहीं, वो जान छुड़ाते हुए बोले। नहीं, आज ही। हेमू जिद पर उतर आया। इतने सालों बाद आज तो मिले हो।
फिर कहीं खिसक गए तो पता नहीं कब मिलो, उसने ठिठोली की। अरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, उन्होंने हल्के प्रतिरोध के स्वर में कहा। शायद वे स्वयं चाहते थे कि हिम्मत सिंह उन्हें अपने घर ले जाए। ठीक है, पहले तेरे घर ही चल लेते हैं, उन्हें बता देंगे, फिर मेरे घर चलेंगे, हेमू ने तुरंत कहा। उदित ने ना जाने क्या सोचकर घबरा उठे और हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, चलो तुम्हारे ही घर चलते हैं। कहते हुए कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गए। क्यों बे, अपने घर ले जाने से डरता है? कहीं भाभी से चाय की फरमाइश न कर बैठूं? हेमू ने चुहल करते हुए कहा। भाभी, उदित अस्फुट स्वर में बुदबुदाए, फिर धीरे से सिर झुकाकर बोले, तुम्हारी भाभी तो मुझे 5 साल पहले ही छोड़कर जा चुकी है। माफ करना यार, अनजाने में मैंने तुम्हारे जख्म को रेत दिए, मुझे बेहद अफसोस है, हेमू ने दुखी स्वर में कहा। कोई बात नहीं, तुम्हें कैसे पता चलता? वे धीमी आवाज में बोले। पर यार, तुम्हें मेरे घर चाय पीने तो चलना ही पड़ेगा, मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ कर दिया। हिम्मत सिंह के स्वर में इसरार था, वे इनकार नहीं कर सके। हेमू शहर के ऐसे इलाके में रहते थे जो अंग्रेजों का बसाया हुआ था। आज के समय में ये काफी पॉश इलाका माना जाता है। अंग्रेजों के जमाने के बड़े बड़े बंगले आज भी मौजूद हैं और उन्हीं में से एक हेमू का भी है, जो उनके दादा को ब्रिटिश शासन में हाई कोर्ट के जज की हैसियत से मिला था और फिर उन्हीं के नाम अलॉट कर दिया गया था। जब उदित ने उनके बंगले में प्रवेश किया तो बचपन और जवानी के दिनों की बहुत सारी यादें कौंध गई। हाँ, उन्हें थोड़ा परिवर्तन दिखाई दिया। बंगले को रेनोवेट कर थोड़ा आधुनिक रूप दिया गया था। वे लोग बाहर लॉन में बैठ गए। उन्होंने काफी सालों के बाद यहाँ कदम रखा था। बचपन और कॉलेज के दिनों में साथ साथ किया था और दोनों का लगभग एक दूसरे के घर आना जाना प्रायः लगा ही रहता था। उदित के पिता पंडित रामेश्वर पंडिताई करते थे, वहीं हिम्मत सिंह के पिता हाई कोर्ट में जज थे। उदित का घर शहर के बेहद पुराने इलाके में था। ये छोटी छोटी तंग सकरी गलियों में आबाद मोहल्ला था, जिसमें एक पुश्तैनी हवेली नुमा घर उदित का भी था। पिता और उसके पहले दादा परदादा ने पंडिताई का पुश्तैनी धंधा जीवित रखा और वहां आसपास में त्रिपाठी पंडित का घर किसी से भी पूछ लिया जाए तो कोई भी उनका हाथ पकड़कर उनकी हवेली के बड़े दरवाजे पर छोड़ आता था। पंडिताई का धंधा उदित तक आते आते खत्म हो जाता यदि उनके बड़े भाई श्रवण उस पर काबिज ना होते। कॉलेज जाने और उस समय के पश्चिम बंगाल में चल रहे नक्सलवादी आंदोलन के समाजवादी विचारों का असर ये पड़ा
कि उदित ने अपने पुश्तैनी धंधे को अलविदा कहा। गनीमत ये रही कि वे उक्त आंदोलन का हिस्सा नहीं बने, पर उन्होंने अध्यापक बनने का फैसला किया। पिताजी ने नालायक, कुल कलंक जैसे ना जाने कितने विभूषणों से नवाजा, पर वे टस से मस नहीं हुए। उसी जोश में उन्होंने एमए हिंदी प्रथम श्रेणी में कर लिया और उसी दौरान ना जाने क्या सूझी कि राज्य प्रशासकीय परीक्षा में बैठ गए और पहली बार में ही उत्तीर्ण डिप्टी कलेक्टर बन खानदान का नाम भी रोशन कर दिया। उनकी पहली पोस्टिंग एक दूसरे शहर में हुई और वे फिर 30-32 सालों तक अपने शहर से बाहर ही रहे। केवल 30 त्योहारों पर घर आना जाना होता था और तभी वे जी भरकर मेहमान नवाजी का लुत्फ अवश्य उठाते थे। समय पर शिखा से विवाह हुआ और वे एक अच्छी पत्नी व बहू साबित हुई, पर दोनों संतान सुख से वंचित रहे। पर उन्होंने उस कमी को भी समय पर दूर कर लिया। अपने एक रिश्तेदार के पुत्र को गोद लेकर अपने उस सुख को भी पूर्ण कर लिया। पुत्र का लालन पालन बड़े यत्न से किया। उच्च शिक्षा और उच्च पदस्थ पुत्र परितोष आज्ञाकारी व स्नेही निकला और उन्होंने उसकी पसंद की लड़की से उसका विवाह किया। पति पत्नी दोनों रिटायरमेंट के बाद अपने पुत्र परितोष के पास आकर रहने लगे। नौकरी के दौरान ही उन्होंने अपने लिए एक डबल स्टोरी 3 बेडरूम वाला मकान बनवा लिया था, जिसमें उनका पुत्र परितोष रह रहा था। 5 साल किस तरह हंसते खेलते गुजर गए पता ही नहीं चला। पर एक रात शिखा सोई तो सुबह चिर निद्रा में मिली और उदित का 40-42 वर्षों का साथ छूट गया और साथ ही कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाने वाला था। वे स्वयं ये नहीं जानते थे। धीरे धीरे परितोष की पत्नी तारा का रवैया उनके प्रति लापरवाह और रूखा हो चला था। उदित वैसे भी कम बोलते थे और बेटे से तो बहू के व्यवहार के विषय में मौन ही साधे रहते थे। अब तो आलम यह था कि परितोष के वास्तविक माता पिता भी आकर डेरा डालने लगे। वे कई कई दिनों तक रहते और तारा के कान भरने लगे। जैसा कि कहा जाता है कि एक झूठ को अगर 10 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। वैसा ही कुछ परितोष के साथ भी हुआ। अपने माता पिता द्वारा उदित के प्रति की गई बातों को वह सच मान बैठा, जिसका परिणाम ये हुआ कि परितोष की उपेक्षा से वे अपने ही घर में पराये होते चले गए। बेटे बहू और पोते पोती की बदतमीजियों ने उन्हें अपने आप में
सिमटने को विवश कर दिया। अब ये हाल हो गया था कि उनका खाना पीना उनके कमरे में ही पहुंचा दिया जाता। एक तरह से वे अपने घर में निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगे। उनका पूरे घर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। घर के गैराज वाले हिस्से को कमरे की शक्ल दी गई थी और एक दिन उनका बिस्तर वहीं स्थानांतरित कर दिया गया। हालात तो यहां तक आ गए थे कि परितोष के माता पिता स्थायी रूप से उसके साथ आकर रहने लगे। उदित की मुश्किल और बढ़ गई थी। वे परितोष को उकसाने लगे थे कि वह मकान अपने नाम करवा ले और वह उदित पर इस बात का दबाव बनाने लगा। हद तो तब हो गई जब उसने उन्हें जान से मारने की कोशिश की कि ताकि वे घर छोड़कर चले जाएं। पर किसी तरह से पुलिस सहायता प्राप्त कर वे बचे और अभी भी अपने घर के गैराज वाले हिस्से में रह रहे थे। तारा ने उन्हें खाना देना बंद कर दिया था। वे होटल का खाना खाकर गुजारा कर रहे थे, पर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। उदित अपने अतीत में इसी तरह विचरण करते रहते यदि हिम्मत सिंह उन्हें आवाज देकर वर्तमान में नहीं लौटाते। कौन सी दुनिया में खोए हो यार, चाय तैयार हो गई है। उदित ने देखा उनके सामने हिम्मत सिंह की पत्नी माया चाय का कप लिए खड़ी है। वे थोड़ा शर्मिंदा से हो जाते हैं। कैसे हैं भाई साहब आप? काफी सालों बाद मिलना हो रहा है। माया उनकी ओर चाय का प्याला बढ़ाते हुए बोली। उसके उत्तर में वे केवल मुस्कुरा कर रह गए। चाय पीने के बाद वे चलने को तैयार हुए तो हेमू उनसे रुकने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे, पर वे घर में सबके इंतजार करने की बात कहकर उठ खड़े हुए। हेमू ने उन्हें घर तक छोड़ आने की पेशकश की तो उन्होंने नजदीक ही तो रहता हूं कहकर टाल दिया और जब उन्होंने उदित का घर का पता पूछा तो उन्होंने अचानक ही घबरा कर कहा कि वे स्वयं ही आकर मिल लिया करेंगे। हिम्मत सिंह भाप गए कि कुछ बात तो अवश्य है। आखिरकार वे जज रह चुके थे। उन्होंने जिद कर उदित से घर का पता ले लिया। उन्होंने बात की तह तक जाने का निश्चय कर लिया था। उधर उदित जब समय पर घर नहीं पहुंचे तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टे परितोष की माता पिता सोचकर खुश हो रहे थे कि कहीं बूढ़ा मर खप न गया हो, पर सब चिंतित देखने का नाटक कर रहे थे क्योंकि पुलिस उन्हें वार्निंग देकर गई थी। अब वे उदित के खिलाफ कुछ करने की सोच भी नहीं सकते थे। अलबत्ता उन्हें प्रताड़ित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे क्योंकि उनका सोचना था कि वे एक न एक दिन तंग आकर घर स्वयं छोड़कर चले जाएंगे और उस दिन का उन्हें बेसब्री से इंतजार। हेमू से मुलाकात के बाद उदित ने उनसे मिलने की चेष्टा ये सोचकर नहीं की कि कहीं हेमू
उनके घर तक ना आ जाए। पर काफी दिनों तक ना आने से हिम्मत सिंह फिक्रमंद हो गए और उन्होंने उदित के घर जाने की ठानी। शाम को वो उदित के घर ऐसे समय पहुंचे जब तारा और परितोष अपने माता पिता के साथ उन्हें घर से निकलने के लिए प्रताड़ित करने में लगे थे। उन्होंने जैसे ही डोरबेल बजाने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक कमरे से कई लोगों की ऊंची आवाज में चिल्लाने की आवाज आती सुनाई दी। वे चुपचाप गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गए और उदित के कमरे के बाहर खड़े होकर अंदर चल रहे वार्तालाप को सुनने लगे। परितोष उदित को धमका रहा था कि वे चुपचाप घर उसके नाम कर दे, अन्यथा उन्हें घर में कैद कर दिया जाएगा। और धीरे धीरे उन्हें इस तरह से प्रताड़ित करेंगे कि उन्हें एक दिन आराम से पागल घोषित करवा देंगे और छत से धकेलकर लोगों को ये बता देंगे कि उन्होंने स्वयं पागलपन में खुदकुशी कर दी। हिम्मत सिंह ये बातें सुन रहे थे और उन्होंने उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लिया। वे धीरे से कमरे में दाखिल हुए तो उदित हड़बड़ाकर उठ बैठे। अरे हिम्मत सिंह, तुम कब आए? अभी अभी, जब तुम्हें ये मिलकर धमका रहे थे, कड़वाहट भरे स्वर में वे बोले। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उदित चिंतित होकर बोले। तुम अभी चलो मेरे साथ, मैं सब कुछ सुन चुका हूं, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है। फिर कुछ रुक कर हेमू बोले, तभी तुम मुझे उस दिन अपने घर का पता देने से कतरा रहे थे। अरे यार, किस घर में खटपट नहीं होती, उदित ने सफाई देनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है अंकल, हम तो पापा से। परितोष कुछ और भी कहना चाहता था पर हिम्मत सिंह ने उसकी बात काट दी। तुम तो रहने दो, मैंने अपने कानों से सुना है, पता चल गया है तुम कैसे बेटे हो। हिम्मत सिंह उदित को समझा बुझाकर अपने साथ ले आए, पर वे हिम्मत सिंह के घर नहीं गए। तब हिम्मत सिंह उदित को एक वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और उनके ठहरने का इंतजाम करते हैं। उदित के पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, पर वे बुढ़ापे में इस तरह वृद्धाश्रम में रहेंगे उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हें अपना परिवार होते हुए भी दर दर भटकना पड़ रहा था। हिम्मत सिंह अब उदित को समझाते हैं कि अपने गोद लिए बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर दे, पर उनके संस्कार उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देते। ना जाने कैसे परितोष को उनके रहने की जगह का पता चल जाता है। वो वहीं पहुंचकर उन्हें लोगों के सामने बेइज्जत करता है और ये जताने की कोशिश करता है कि वे पागल हो गए हैं और वो उनकी देखभाल के लिए उन्हें घर ले जाना चाहता है। वो उन्हें जबरन वापस घर ले आता है और गैरेज वाले कमरे में कैद कर देता है। अब वो उदित को और भी अधिक तंग करने लगता है, पर हेमू को किसी तरह पता चल जाता है और वो उन्हें अपने घर ले आते हैं। वे उदित को समझाते हैं कि ऐसे नालायक बेटे को जायदाद से बेदखल नहीं करेंगे तो उसको उसके किए की सजा नहीं मिलेगी और वो नुकसान पहुंचाने की फिर से कोशिश कर सकता है। अब वे हेमू की बात को
अच्छी तरह से समझ जाते हैं और उसे उसके परिवार सहित अपनी संपत्ति और मकान से बेदखल कर देते हैं। उदित आज अपने घर जानकी सदन में बैठे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचते हुए उन्हें एक बार वास्तव में लगा था कि शायद भी कभी उस घर को दोबारा पा नहीं सके। वे मन ही मन हिम्मत सिंह को धन्यवाद कर रहे थे, जिसने उन्हें उनके गोद लिए हुए बेटे के चक्रव्यूह से बाहर निकाला था। अन्यथा वे न घर के रहते न घाट के। आज भी शायद महीनों बाद इत्मीनान से हाथ में अखबार लेकर पढ़ रहे थे। उन्होंने घर के काम के लिए एक बाई और खाना बनाने वाला रख लिया था। अखबार के रविवारीय संस्करण पर वे गाहे बगाहे निगाहें डाल रहे थे, पर मन में अतीत की गलियों में ही भटक रहे थे। वे अपने विचारों की गंगा में ना जाने कब तक यूं ही डूबते उतरते रहते कि अचानक उनकी दृष्टि एक लेख के शीर्षक पर जाकर ठहर गई। लेख का शीर्षक था 60 के पार, दूसरी पारी के लिए हो तैयार। शीर्षक उन्हें काफी दिलचस्प लगा। उन्होंने लेख पढ़ना शुरू किया और वे उसमें डूबते चले गए। उन्हें लग रहा था मानो लेखक ने उन्हें ही लक्ष्य करके लेख लिखा था। वो लेख पढ़कर उन्हें आश्चर्य हुआ कि लेखक कैसे उनकी मानसिकता को भाप गया। भारत में रिटायर्ड व्यक्ति यही सोचता है कि उसने अपनी जिंदगी में काफी कमा लिया, बहुत काम कर लिया और अब आराम करने के दिन आ गए। पेंशन के सहारे जिंदगी आराम से कट जाएगी। एक तरह से 30-35 साल व्यस्तता से लबालब जिंदगी गुजारने के बाद अचानक से जैसे चलती गाड़ी को ब्रेक लग जाता है, वैसे ही कुछ रिटायर्ड व्यक्ति का हाल होता है। रिटायरमेंट के बाद कुछ दिन तो आराम से कट जाते हैं, पर जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वक्त काटना मुश्किल लगने लगता है। पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन के सहारे जिंदगी गुजारने की मानसिकता के चलते वे इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। दिन भर खाली बैठने से जिंदगी में खालीपन भरता जाता है और उसे भरने के लिए घर के दूसरे सदस्यों की दिनचर्या की ओर ध्यान देने लगते हैं। परिणाम स्वरूप वे उनके कामों में अनचाहे ही दखल देना शुरू कर देते हैं और वे गाहे बगाहे उन्हें बिना मांगे ही सलाह देने या उनके कामों में गलती निकालने लगते हैं। धीरे धीरे घर के सदस्य उनकी बातों को अनदेखी करना शुरू कर देते हैं और इसे वे अपनी उपेक्षा के रूप में लेने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वे अभी तक घर में कमा कर लाते थे तो उनकी पूछ परख होती थी, और अब जब कोई कमा नहीं रहा है तो उनकी उपेक्षा की जा रही है। उन्हें परिवार के लोग स्वार्थी और मतलब परस्त लगने लगते हैं। धीरे धीरे वे अपनी सोच में धिरने लगते हैं और हीनता के शिकार हो जाते हैं। इस उम्र में इस विचार के साथ व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। लेख का सार यही था
कि व्यक्ति रिटायर होने के बाद के जीवन की तैयारी नहीं करता है तो उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। वास्तव में नौकरी से रिटायरमेंट का मतलब जीवन की व्यस्तता से रिटायर होना नहीं होता, बल्कि जीवन को एक सार्थक काम में लगाना होता है। सच तो यह है कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के बारे में एक पूर्व निश्चित सोच के कारण ही व्यक्ति एकदम से जीवन में समय के कारण उभरे खालीपन के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता और उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। उसके जीवन में एक खालीपन भर जाता है और ये उसकी खुद की उपजाई समस्या है। उदित जैसे जैसे लेख पढ़ते जा रहे थे, उनके सामने मानो बहुत समय से बंद पड़ी खिड़कियां एक एक कर खुलने लगी। उन्हें स्वयं ही लगने लगा कि अब तक वे कितनी नादानी कर रहे थे। लेख पढ़कर वे अखबार फोल्ड कर रहे थे, तब उनके चेहरे पर एक खुशी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने जीने का उद्देश्य ढूंढ लिया हो। वे मन ही मन किसी निश्चय पर पहुंच चुके थे। अचानक से उन्हें लगने लगा कि अभी कुछ करना बाकी है। वे एक नए उत्साह से अपने बारे में सोचने लगे। उनके कदम अपने स्टोर रूम की ओर स्वयं ही बढ़ चले। गोपाल, जो उनका खाना बनाता था और भी घर का काम किया करता था, उन्हें स्टोर रूम की तरफ जाते देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। वो भी उनके पीछे चल पड़ा। बहुत दिनों के बाद स्टोर रूम खुला था और उसमें धूल धक्कड़ भी हो रही थी। दरवाजा खुलने के साथ ही सीलन की गंध बाहर तक आने लगी। वे रूम के अंदर खड़े नहीं हो पाए। उन्हें खांसी आने लगी। गोपाल उनके पीछे लपका और कहा, काका, आप बाहर आ जाएं। क्या चाहिए? मैं निकाल देता हूं। उन्होंने उससे स्टोर रूम साफ करने को कहा। रूम साफ हो जाने के बाद उन्होंने एक बंद संदूक को खोलकर कुछ फाइलें निकाली और बाहर लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठकर उन्हें देखने लगे। ये उनकी स्केच फाइल थी। नौकरी पर जब वे नए नए लगे थे तो उनको ये शौक परवान चढ़ा था। वो बहुत ही अच्छे लैंडस्केप बनाते थे, जो कि पेंसिल से बनाना बेहद मुश्किल था। उन्हें लगा अब इस शौक को ही क्यों ना पूरा किया जाए। वे जल्दी ही बाजार से ड्राइंग शीट और H और B सीरीज की ब्लैक पेंसिलें ले आए। अब वे थे, उनका समय था और उनका स्केचिंग आर्ट। उनके इस आर्ट का कुछ प्रचार गोपाल ने कर दिया, जो शाम के समय कॉलोनी के अपने ही जैसे कुछ नौकरों के साथ मिल बैठा करता था। अब आस पड़ोस के बच्चे भी उनसे सीखने आने लगे और उनके दादा दादी और नाना नानी, जो उनके जैसे रिटायर्ड लोग थे और कुछ शौक भी रखते थे, उनके साथ आ मिले। उदित जी, जो अकेले चल रहे थे अपनी राह पर, उनके साथ धीरे धीरे उनके जैसे लोगों का कारवां बनता चला गया। हेमू को जब पता चला तो वे भी पीछे नहीं रहे।
उनका भी गाने का पुराना इश्क जोर मारने लगा और उन्होंने भी अपना ग्रुप बना लिया। अब सबने यही मिलकर तय किया कि इन सब प्रयासों को कोई नाम दिया जाए। इस तरह सृजन नाम की संस्था की नींव पड़ी और जानकी सदन उनका ऑफिस और वर्कशॉप में बदल दिया गया। अगले 2-3 साल बीतते बीतते उदित जी अपनी 4-5 प्रदर्शनियां राष्ट्रीय स्तर पर लगा चुके थे। सृजन संस्था से सीखकर निकलने वाले कुछ बच्चे अपनी अपनी कला के क्षेत्र में काफी नाम कमा रहे थे। उदित जी आज काफी दिनों के बाद आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि तभी कुछ डरता सहमता गोपाल उनके पास आया और उसने अपने दोनों हाथों को पीछे कर रखा था। उदित का ध्यान उसकी ओर चला आया। उन्होंने उससे पूछा कि पीछे क्या छुपा रखा है, तो वह कुछ बोल न सका। फिर उनके जोर देने पर उसने अपने हाथ सामने किए तो उसके हाथों में एक सफेद कागज था जो उसने धीरे से उनके हाथ में रख दिया और तेजी से सामने से हट गया। उदित जी ने उस कागज को खोला तो वे देखकर दंग रह गए। वो उनका पेंसिल स्केच था। ऐसा लग रहा था कि उदित कागज में जीवंत हो उठे हों। उन्होंने आवाज देकर गोपाल को पास बुलाया और पूछा कि ये स्केच किसने बनाया है। तो उसने कहा, मैंने। सुनकर वे दंग रह गए। एक होनहार चित्रकार उनके घर में था और उन्हें पता ही नहीं। वे उससे बोले कि आज से घर का कोई काम वो नहीं करेगा। ये सुनकर वो घबरा गया और रोने लगा कि उसकी नौकरी चली जाएगी। वो देखकर उदित जी हंस पड़े और कहा, पगले, अब मैं तुझे सिखाऊंगा और अब तू घर का कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ स्केचिंग सीखेगा। तेरे जैसे होनहार की कला यूं जाया नहीं होने दूंगा। मेरे बाद तू सृजन संस्था को जीवंत रखेगा। गोपाल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उदित जी ने उसे तैयार होकर बाजार चलने को कहा और उनकी अब एक और यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। आज की दूसरी कहानी है चौथी रोटी। महानगरीय जीवन में हर व्यक्ति की जिंदगी टुकड़ों में बटी हुई है। एक दूसरे को पहचानते बहुत से लोग हैं, लेकिन कोई किसी को जानता नहीं। लोगों की जान पहचान 1 इंच मुस्कान से लेकर मतलब की दुकान तक सीमित है। उस इंच भर की मुस्कान के आवरण में कितनी खुशी, कितना गम छुपा है, यह राज ही बना रहता है। आपको ना ही कोई छूना चाहता है, ना कोई छूने देता है। मिश्रा जी एक ही हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक वाले मिश्रा जी, 955 की लोकल वाले मिश्रा जी, मैनेजर मिश्रा जी, दीपाली के पापा मिश्रा जी और अपनी पत्नी एवं सेक्रेटरी के मिश्रा जी अलग हैं। ऑल इन वन मिश्रा जी को जानने वाला कोई नहीं मिलेगा। यही यहाँ के जीवन शैली की विवशता और विशेषता है।
रोज की तरह मैदान में मॉर्निंग वॉक करने वालों की भीड़ जुट चुकी है। कोई दौड़ रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई स्ट्रेचिंग कर रहा है, कोई वॉक एंड टॉक में व्यस्त है। यह सिलसिला सुबह 5 बजे से शुरू होकर 7:30 बजे तक चलता है। लोग अपने समय अनुसार आते हैं और अपनी सुविधा अनुसार व्यायाम कर निकल जाते हैं। लेकिन 7 बजे से 7:30 बजे तक लोग अपने मनपसंद के ग्रुप में बैठकर अपने पसंद का वक्त बिताते हैं। यही वो लम्हा होता है जब उनका केवल सेल्फ उनके साथ होता है और मैं कहीं दूर इंतजार करता है। जो लोग यहाँ भी मैं का चादर ओढ़े रहते हैं, वो आपको अकेले टहलते या किसी कोने में मुंह लटकाए मिल जाएंगे। इनमें से कुछ तो मात्र डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन पर आते हैं और समझते हैं हम दुनिया पर एहसान कर रहे हैं। जॉगिंग ट्रैक के डिवाइडर पर ग्रेनाइट की पट्टी लगी हुई है। उसी पर लोग अपने ग्रुप में बैठकर अपने स्टेटस के अंदर आनंद उठाते हैं। इन ग्रुप की बैठक को अलग अलग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भजन मंडली, पॉलिटिकल मंडली, स्पोर्ट्स मंडली, लाफ्टर मंडली, रोमियो पॉइंट और डॉग लवर्स। कुछ ज्ञानचंद और खबरचंद ऐसे हैं जो मौसमी पंछी की तरह हर पॉइंट पर फुदकते फिरते हैं, यहाँ निगलते हैं और वहाँ उगलते हैं। मिश्रित प्रजाति के सामाजिक जंतु इस मॉर्निंग वॉक के हिस्सेदार और भागीदार हैं। एक लंबे अंतराल के बाद सोनी जी तेज कदमों से चल रहे थे। वो भजन मंडली के प्रमुख चेहरा हैं। भजन की शुरुआत वही करते हैं। अपनी अनुपस्थिति में यह उत्तरदायित्व वो किसी को देकर जाते हैं। वे समय के इतने पाबंद हैं कि उनको देखकर आप अपनी घड़ी का समय मिला सकते हैं। रिटायर्ड स्कूल टीचर होने के चलते उनकी पूरी जीवन शैली टाइम टेबल से निर्देशित होती है। आदर से सब लोग उनको गुरु जी भी कहते हैं। अनुपस्थित रहने का भी प्रोग्राम पूर्ण नियोजित रहता है। वे अपना कुछ समय मुंबई में, कुछ समय पैतृक गांव में और बाकी समय अपने दूसरे बेटे के पास बिताते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी 3 टुकड़ों में विभक्त हो गई है, जिसका वो बड़े प्रेम और संतुलित अनुशासन से निर्वाह करते हैं। इस मंडली में अधिकतर रिटायर्ड लोग ही हैं और अपनी जिंदगी की ढलती शाम को गहन रात्रि में बदलने का इंतजार कर रहे। भजन के बाद सभी अपने अनुभवों व वर्तमान के संघर्षों को एक दूसरे से साझा करते हैं। किसी भी जिज्ञासु के लिए इनका वार्तालाप एक जीवंत पुस्तक की तरह है। भजन मंडली को डॉग लवर्स पॉइंट की नेतृत्वकर्ता गुप्ता जी से नहीं पटती। उनके टीम में अधिकतर युवा पीढ़ी के लोग हैं और उनकी परिचर्चा डॉग ब्रीड, उनकी देखरेख, उनके पालन पोषण से संबंधित समस्या और निराकरण पर केंद्रित रहता है। इस ग्रुप के लिए डॉग की दुनिया से बाहर किसी चीज का अस्तित्व नहीं है।
डॉग्स की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित करना, उनके लिए चिकन पार्टी रखना, उनकी खेल स्पर्धा करना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। पॉलिटिकल पॉइंट का नेतृत्व शर्मा जी के इर्द गिर्द घूमता है। वो रोज कोई न कोई विवादास्पद मुद्दा उछाल देते हैं जिस पर ज्ञानचंदों और अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता रखने वालों के बीच बहस कटुता की सीमा तक पहुंच जाती। लेकिन मैदान से बाहर सब ऐसे मिलते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पीठ मुड़ते ही बात खत्म, जज्बात खत्म। अगले रोज नया मुद्दा, नई बहस। रोमियो पॉइंट के अधिकतर सदस्य दूरस्थ इलाके से आते हैं ताकि उनके पहचानने वाले के मिलने की संभावना ना हो। उसमें से कोई भी किसी दूसरी मंडली से पहचान का नहीं होता। उनमें से सब ज्यादातर युवा पीढ़ी के होते हैं और कोई युवा पीढ़ी से पंगा नहीं लेना चाहता और उनकी अनदेखी करता है। इसको वो लोग सबकी स्वीकार्यता समझ बैठते हैं। रोज की तरह आज भी गुरुजी भजन मंडली पॉइंट पर नियत समय पर पहुंचे और गणपति स्तुति के बाद श्री राम जय श्री राम शुरू हो गया। फिर हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ हुआ। उसके बाद तम्बाकू घिसने और गप का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन गुरुजी ने यह अनुभव किया कि आज माहौल थोड़ा गंभीर और गमगीन है। चूंकि वह 2 महीने बाद अपने गांव से लौटे हैं तो वो यहाँ की वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ थे। उन्होंने अपने मित्र से पूछा, भाई क्या बात है? सब लोग गंभीर चिंता में थे। मेरी अनुपस्थिति में किसी के साथ कुछ ऊपर नीचे हुआ क्या? त्यागी जी ने कहा, कुछ खास नहीं, बस वो दुबे जी थे। गुरुजी, हाँ क्या हुआ उनका? कहीं उनका विकेट तो नहीं चला गया? तभी सोलंकी जी बोले, नहीं वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन मामला उससे भी गंभीर है। दुबे जी और गुरुजी भजन मंडली के संस्थापक सदस्य थे। उन्हीं दोनों ने यह कार्यक्रम शुरू किया था। धीरे धीरे अन्य लोग जुड़ते गए थे, अतः गुरुजी का चिंतित होना स्वाभाविक था। सोलंकी जी ने बताया कि अब वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं और काफी दुखी हैं। भगवान बुढ़ापे में किसी को यह दिन ना दिखाए। गुरुजी, लेकिन यह सब कैसे हो गया? उनकी पत्नी कहाँ चली गई? सोलंकी जी, पूरी कहानी तो उनकी मौत के बाद ही शुरू हुई। पिछले महीने उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद वो एकदम टूट गए। अब किसी से कुछ भी नहीं बोलते। बहुत दिन से वो नहीं आ रहे थे, तो उनका हालचाल जानने के लिए उनके घर गया तो पता चला उनके फ्लैट बिक चुका है और अब वृद्धाश्रम में रहते हैं। नए मकान मालिक को तो यह भी नहीं मालूम था। यह बात उनके पड़ोसी ने बताई। मैं उनको मिलने के लिए वहां गया, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे वो संज्ञा शून्य हो गए हों। अतः मुझे उनकी स्थिति का वास्तविक कारण ज्ञात न हो पाया।
कुल मिलाकर उनकी हालत बहुत दयनीय है और कारण अज्ञात है। यह सब जानकर गुरुजी बहुत दुखी हुए और कल जाकर उनसे मिलने का निर्णय किया। संयोग से अगले रोज रविवार का दिन था, अतः पूरा दिन मुलाकात का समय था। वृद्धाश्रम में गुरुजी 10 बजे पहुंच गए। उन्होंने दुबे जी से मिलने का आग्रह आश्रम का देखरेख करने वाले सोहम से किया। सोहम ने उनके कमरे तक पहुंचने का रास्ता बता दिया। गुरुजी जब कमरे में पहुंचे तो देखा कि एक कमरे में 5 बेड लगे हैं और सभी बेड पर एक जैसे चादर और तकिया रखे हैं। यदि उनका रंग सफेद होता तो यह जगह हॉस्पिटल का वार्ड जैसा लगता। रूम में घुसते ही दुबे जी का बेड दिखाई दिया। वो आंखें बंद कर तकिया के सहारे अर्धलेटी अवस्था में पड़े थे। गुरुजी उनके बिस्तर के करीब जाकर कुछ देर तक उनको देखते रहे और वो उसी अवस्था में पड़े रहे। गुरुजी ने जब उनका नाम लेकर अभिवादन किया तब उनकी तंद्रा भंग हुई। अपने सामने गुरुजी को पाकर दुबे जी से सब्र ना हुआ। उनका सब्र का बांध टूट गया। वे उनसे लिपट कर छोटे बच्चे की तरह फफक कर रो पड़े। गुरुजी ने भी उनको जी भर कर रोने दिया ताकि उनका मन हल्का हो। उनके बगल के बेड वाले ने कहा, तुम औरत के माफिक क्यों आंसू बहा रहे हो? अभी तक अपनों के लिए जिया, अब अपने लिए जीना सीखो। लगता है यह तुम्हारा दोस्त है। तुम इसको लेकर क्राइम पॉइंट पर चले जाओ और उससे बात करके अपना मन हल्का कर लो। यहां पर तुम्हारी बात सुनकर दूसरे लोगों के मनोबल पर असर पड़ेगा। फिर गुरुजी का हाथ पकड़कर वो बाहर आकर गार्डन में बरगद के पेड़ के नीचे रखे बेंच पर बैठ गए। अब तक दुबे जी भी कुछ संयमित हो चुके थे। फिर गुरुजी ने उनसे कहा, तुम मुझे विस्तार से बताओ यह सब कैसे हुआ और तुमने मुझे बताने की जरूरत क्यों नहीं समझी। लहजा सख्त और शिकायती था जो सिर्फ एक दोस्त का ही हो सकता है। दुबे ने अपने हाथ से नम हो चुकी पलकों को पोंछकर गुरुजी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमको सब बताता हूं यार। तुमको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? मेरे साथ जो भी हुआ वो किसी के साथ मैंने साझा नहीं किया है। गुरुजी ने कहा, बता दे यार, तुम्हारा भी मन हल्का हो जाएगा और मेरे से जो भी होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दुबे जी, तुम्हारे जाने के बाद कुछ दिन बाद मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसको आईसीयू में डालना पड़ा। लेकिन वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। बेटा बहू से मिलने की इच्छा भी पूरी नहीं हुई। जब तक वो थी मैं खुद को खुशनसीब समझता था। बेटे बहू अमेरिका में सेटल्ड हैं। अपना भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन का इतना है कि कोई कठिनाई नहीं है। बेटा बहू अमेरिका से आए और उसकी क्रियाक्रम तक ठहरे। इस बीच उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। उन लोगों ने मुझे इस बात के लिए मना लिया कि मैं भी उनके साथ अमेरिका चलकर रहूं।
पासपोर्ट तो पहले से ही बना हुआ था। बेटे ने वीजा भी निकलवा दिया। फिर फ्लैट को यह कह के बिकवा दिया कि जब यहाँ रहना नहीं है तो यह फ्लैट किस काम का। मैं तो अपनी पत्नी के गम में अपनी सुध-बुध में ही नहीं था। बेटे ने जो भी कहा मैं करता गया। उसने जैसा कहा वहां साइन करता गया। अमेरिका जाने का दिन भी आ गया। हम लोग एयरपोर्ट पर गए और वो दोनों अंदर चले गए, यह बोलकर कि कुछ मेरी वीजा में टेक्निकल इशू है, उसको रेक्टिफाई कराना है। साथ में मेरा लगेज और मोबाइल भी लेते गए। मैं बाहर बैठा उनका इंतजार करते रहा। दोपहर से शाम हो गई और भूख से मेरी हालत खराब होने लगी। तो वहां खड़ा CISF की कांस्टेबल ने मुझसे पूछा, बाबा आप यहाँ बैठकर किसका इंतजार कर रहे हैं? मैंने उसको बताया कि मुझे अमेरिका का फ्लाइट पकड़ना है, बेटे के साथ अब वहीं रहूंगा। उसने पूछा, आपके पास टिकट है? मैंने उसको टिकट का जेरोक्स दिखाया। कागज देखते ही उसने बताया, यह फ्लाइट तो 3 घंटे पहले उड़ गई। रुकिए, मैं चेक करता हूं कि इसमें आपके बेटे ने बोर्ड किया या नहीं। कांस्टेबल जब लौट के आया, उसने बताया कि बाबा आपका बेटा तो अमेरिका चला गया, आप अपने घर लौट जाओ। मेरे पास अब केवल पॉकेट डायरी थी जिसमें मात्र 100 रुपए, आधार कार्ड और पेंशन अकाउंट का ATM कार्ड था। मोबाइल फोन ना होने के चलते मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था जिसको मैं संपर्क कर सकूं। किसी तरह अपने बिल्डिंग में पहुंचा। मेरे फ्लैट पर नए मालिक का ताला लटक रहा था। मैं अपने पड़ोसी के घर गया। सारी बात सुनकर उसने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि तुमने अपने हाथ से अपना हाथ काट लिया है। तुम्हारे पास अब मात्र वृद्धाश्रम ही एक विकल्प बचा है। फिर अगले रोज मुझे यहां लाया। तब से यही हूं और अभी तक नहीं समझ पाया मुझसे गलती कहाँ हो गई। लगता है यह मेरे पिछले जन्म का पाप का भुगतान है। आज मैं एक रोटी के लिए भारी हो गया। गुरुजी ने सांत्वना देते हुए कहा, भाई देखो, मनुष्य को जीवन में 4 प्रकार की रोटी मिलती है और इंसान को उन सब का सम्मान करना चाहिए और आभारी होना चाहिए। दुबे जी, मैं समझा नहीं। गुरुजी, मॉर्निंग वॉक से लौटते समय हनुमान जी के मंदिर में माथा टेककर मैं हमेशा कहता था कि भगवान मेरे ऊपर इतनी कृपा करना कि मुझे तीसरी रोटी से वंचित ना होना पड़े। तुम हमेशा पूछते थे कि तुम्हारी बहू तुमको 3 ही रोटी खाने को देती है। मैं इस बात को टाल जाता था। आज मैं तुमको उस प्रार्थना का मतलब बताता हूं। पहली रोटी माँ के हाथ की होती है, जिसमें ममता भरी होती है। खाने से पेट भर जाता है। दूसरी रोटी बीवी के हाथ की होती है, जिसमें परस्पर प्रेम और समर्पण होता है। उससे पेट भरता है और मन भी तृप्त होता है। तीसरी रोटी बहू के हाथ की होती है,
जिसमें कर्तव्य का भाव होता है, उसमें स्वाद भी होता है और पेट भी भरता है। और चौथी रोटी नौकरानी के हाथ की होती है, इसमें प्यार और अपनापन का अभाव होता है तथा स्वाद का भरोसा नहीं रहता। अतः हर किसी को माँ की पूजा और आदर करना चाहिए, बीवी को प्यार और इज्जत देना चाहिए, बहू को बेटी समझो और उसको सम्मान दो। यदि नसीब से नौकरानी के हाथ की रोटी खाने की नौबत आ जाए तो स्वाद की अपेक्षा मत रखो, केवल जीने भर के लिए खाओ ताकि बुढ़ापा आराम से कटे और उस हाथ का शुक्रगुजार रहो। कभी कभी बिना गलत हुए भी इंसान को आवांछित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तुमने भी तो अपने गांव से संपर्क काफी पहले तोड़ लिया था। यदि वह सेतु आज जीवंत होता तो तुमको यहाँ आश्रय नहीं लेना पड़ता, क्योंकि गांव में आज भी इंसानियत बहुत हद तक जिंदा है। और शायद ही किसी को वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। अपनों के बीच की खींचातान और कड़वाहट का स्वाद भले नीम की तरह कड़वा लगे, लेकिन कई तरह की बीमारी से दूर रखता है। गुरुजी ने अपना फोन उनको दे दिया और उसमें से अपना आधार कार्ड लिंक सिम निकाल लिया। दूसरा सिम उसी में था, लेकिन उस फोन में उनके सभी कॉमन फ्रेंड का नंबर सेव था। तुम अब यहाँ पर खुश रहना सीखो। मैं और अपने भजन मंडली के मित्रगण समय समय पर मिलने आते रहेंगे। तुम यहाँ के लोगों को ही अपने परिवार की तरह अपना लो। आगे की यात्रा आसान होगी। जो बीत गई वो बात गई, उनको छोड़कर आगे की यात्रा आनंदमय बनाने का प्रयास करो। तुमको इतना पेंशन तो मिलता ही है कि तुमको किसी प्रकार की तंगी नहीं होने वाली। दुबे जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत राहत मिली। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी तीसरी रोटी आजीवन बनी रहे और चौथी रोटी खाने की नौबत न आए।